नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जिनका हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, उस वर्दी का। मेजर भरत डाला जी हमारे साथ हैं और ये गैलेंट्री अवार्ड विजेता हैं। मेजर भरत एक बहुत ही जुझारू फौजी अफसर रहे हैं और आज इनसे बातें करते हैं और इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको सुन के बहुत आनंद आएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि फ़ौज में जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पर ये मैं आखिर में पूछूंगा। पहले इनकी कहानी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार मेजर साहब, कैसे हो आप? सर एकदम ठीक ठाक, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। और सबसे पहले जो मुझे अपने दोस्तों से पता चली और जो मैंने भी आपके बारे में जाना कि कम से कम हरियाणा की जो संस्कृति है जी, जो हमारा गौरव है उसको समझने में, समझाने में और आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। शुक्रिया। तो हम सब प्रदेशवासियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेजर साहब। मेजर साहब, जब कोई आदमी वर्दी पहनता है ना, उस वर्दी के पीछे कहानी होती है। हर किसी की, हर फौजी अफसर की एक कहानी होती है। सर तो मेजर भरत डाला की क्या कहानी है और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? सर मैं तो 5वीं क्लास तक गांव में पढ़ा और उस टाइम हम हिंदी मीडियम में, गांव में जो स्कूल था। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सुंदरेटी है, मातन हिल के पास, झज्जर जिले में। अच्छा। तो मैं वहीं पढ़ता था। फिर पिताजी मेरे असम राइफल में नौकरी करते थे और वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल था, असम राइफल पब्लिक स्कूल, जो अभी स्पोर्ट्स स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा जी। तो वहाँ एडमिशन लेना काफ़ी उस टाइम पे मुश्किल होता था। तो मेरे पिताजी ने चाहा कि मैं भी वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँ और वहाँ भर्ती हो जाऊँ स्कूल में, क्योंकि उस स्कूल का एक अलग ही रुतबा है। वहाँ सब फैसिलिटीज़ थी यहाँ, और बच्चे को इस तरह से ही तैयार किया जाता था कि वो फ्यूचर में एक आर्मी ऑफिसर बने। जैसे अपने बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स हैं, उस तरह वो भी, आप ये समझिए कि फ्यूचर के ऑफिसर बनाने की एक नर्सरी की तरह था। तो वहाँ फौजी जो सेना में काम कर रहे थे उनके बच्चे एडमिशन लेते हैं? वहाँ दूसरे बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। सिविल में जो अपने लोग हैं वो भी एडमिशन लेते थे, लेकिन फौजियों के बच्चों को वहाँ प्रायोरिटी मिलती थी जी। और अभी वो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे अपना राई में स्पोर्ट्स स्कूल है उस तरह से जी। तो फिर मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया और लकीली मेरा हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत किया। अब फौजी बनने की तो पिताजी फौज में। आपने वहाँ से +2 की? वहाँ से मैंने 10th की, उसके बाद 7 to 10th की फिर मैं गांव में ही आया। फिर सालावास में एक स्कूल है, HD सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से फिर मैंने 12th की। ग्रेजुएशन मैंने जाट कॉलेज रोहतक से की और ग्रेजुएशन करते ही और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी SSB क्लियर हो गई थी। तो फिर मैं OTA चेन्नई चला गया था। तो मेरी ऐसी कोई बहुत ही ज़्यादा रोमांचक कहानी। CDS के जरिए गए? हाँ, मैं CDS रिटर्न एग्ज़ाम भी दिया मैंने और NCC एंट्री, क्योंकि जाट कॉलेज में मैंने NCC एंट्री ले ली थी, तो दोनों से हो गया। ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया। तो फिर ज़्यादा वहाँ भागदौड़ और ज़्यादा जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरा, तो मैं ये कहूँगा कि घर पे माहौल ऐसा था, पिताजी को देखते थे ड्रेस में, और फिर स्कूल में भी ऐसे में पढ़े कि वहीं पे वो कल्चर था। तो मैं ये कहूँगा कि हम बाकी डिफेंस के अलावा और कुछ सोचने से कुछ ज़्यादा वंचित रहे कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। मुझे ऐसा लगता था कि एक स्कोप जो डिफेंस की लाइफ है वो बचपन से जी रहे हैं, मोस्ट कंफर्टेबल है, और उसमें सिलेक्शन भी हो गया तो अच्छा रहा। अच्छा, आप कौन सी साल में आप अफसर बने? सर मैं 2014 मार्च में कमीशन हुआ और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद मैंने लगभग 11 साल की सर्विस करके और दिसंबर 2024 में मैंने फौज से बाहर आया? अच्छा, आपको कौन सी रेजिमेंट मिली? सर मुझे कोर ऑफ इंजीनियर्स मिली, और उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं एकदम इन्फेंट्री ऑप्ट करना चाहता था और मैं ट्रेनिंग में भी ठीक ठाक कर रहा था। लेकिन कारणवश मैंने पहली चॉइस भरी इन्फेंट्री, उसके बाद आर्टिलरी और फिर ऑर्डिनेंस, लेकिन उनमें से कुछ नहीं मिला। मुझे मिली कोर ऑफ इंजीनियर्स। लेकिन जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी 11-12 साल की सर्विस में, तो मैं बहुत ही, मुझे मतलब सेटिस्फाइड महसूस होता है। मुझे कोई भी ऐसा पिंच ऑफ सोल्ट भी ऐसा दुख नहीं है कि नहीं मैं तो इन्फेंट्री में जाना चाहता था, ये है।
मतलब ये कि भगवान ने फौज है हर जगह एक जैसी। हाँ, फौज है, और ऊपर से आप कितने सक्षम हैं अपने काम में, वहाँ फिर आप सेट हो ही जाते हैं। और मुझे मतलब पर्सनल लेवल पे कोई एक ऐसी रति भर भी ऐसा दुख नहीं है कि अगर मैं वहाँ जाता तो ऐसे हो जाता। अब तो आपका अपनी रेजिमेंट से प्यार भी होगा। बिल्कुल। वो और अच्छी बात जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं जिस रेजिमेंट में गया था वो एकदम न्यूली रेज्ड यूनिट थी। अच्छा। तो 2014 मार्च में रेजिमेंट रेज हुई थी, और मैं उसका फर्स्ट कमीशन ऑफिसर था कोर ऑफ इंजीनियर्स में, मेरठ। तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि सब जब कमीशन होते हैं ओटीए से तो सबको अपनी यूनिट में फ़ोन करना पड़ता है। तो मैंने फ़ोन किया, वहाँ भाग के गए, आर्मी लाइन से कॉल किया मेरठ एक्सचेंज में कि 71 इंजीनियर रेजिमेंट में बात कराइए। तो उन्होंने बोला ये तो यूनिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा। क्योंकि रेजिंग हमारी 1 अप्रैल से शुरू होनी थी। हाँ। मैं मैं कमीशन हो गया यूनिट में 15 मार्च को। अब 15 दिन यूनिट तो पेपर पे एग्जिस्ट करती है कि भाई हाँ ऐसी यूनिट बनने जा रही है। और हम लोग पहले मैं जब 15 मार्च को कमीशन हो गए तो उसके बाद छुट्टी होती है, 3 वीक की छुट्टी मिलती है, और उसके बाद हम लोग 1 महीने अपने सेंटर में जाते हैं। मैं बंगाल इंजीनियर से था तो मैं रुड़की में जाता, और वहाँ 1 महीने के बाद फिर मैं यूनिट जाता। तब तक यूनिट की एकदम एस्टेब्लिश होना या फिर रेज होना शुरू हो जाती। लेकिन कर्टसी कॉल देते हैं कि सब लोग की फ़ोन करके बताते हैं कि सर मैं इस यूनिट में आपकी यूनिट में कमीशन हुआ हूँ, ये है। तो मैंने कॉल किया तो बोलो कि 71 तो अभी रेज हुई नहीं है ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने किसी से पता करके, एक हमारे गांव के ही एक हमारे अंकल थे, वो भी बंगाल सेपर्स में थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि अंकल जी मैं बंगाल इंजीनियर्स में कमीशन हुआ हूँ 71 इंजीनियर रेजिमेंट में, और मेरे तो यूनिट का कोई मिल ही नहीं रहा है, मैं किसके पास जाऊँ, किसको कॉल करूँ। तब उन्होंने बताया कि भाई अभी 71 रेज हुई नहीं है। फिर बाद में लगभग 28-29 मार्च 2014 को मेरे पास कॉल आया, जो हमारे फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने बोला कि बेटा आई एम योर फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर। तब फिर आगे तो कम्युनिकेशन बनता ही चला गया। फिर तब तक सीओ अलॉट हो गए थे। फिर मैं ये कहूँगा कि जो 10-11 साल में हमारी यूनिट ने, हमारी रेजिमेंट ने जो ऑपरेशनली कर्तव्य किए वो बहुत ही बेहतरीन। कुछ बताएंगे कुछ कर्तव्य आप आपके यूनिट के? यूनिट में सर जब हम एकदम रेज हुए तो आपको अगर याद हो 2014-15 में ही नेपाल में भूकंप आया था। हाँ। तो उसमें हमारी यूनिट ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फिर 2000 अब जाके खुला है वो, जहाँ भूकंप आया था ना, बिल्कुल वो बौद्ध मठ अब जाके खुल पाया है। बिल्कुल। और उसके लिए हमारी यूनिट को बहुत सारे अप्रिसिएशन भी मिले। उसके बाद एक वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ था 2016 में, आई थिंक जनवरी या फरवरी के महीने में। तो वहाँ पे हमारी यूनिट ने ब्रिजेस बनाए। इसके अलावा हमारी यूनिट ने बहुत सारे ऐसे एक्सिस थे उत्तराखंड वाले अपने सेक्टर में, बहुत सारे एक्सिस थे जहाँ पे रोड्स नहीं थे, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पे कनेक्टिविटी पहुँचाई। कोर ऑफ इंजीनियर्स का तो काम ही ये है। उसके बाद ओप सनराइज जो ऑपरेशंस हुए थे, जॉइंट ऑपरेशंस म्यांमार और इंडियन आर्मी के बीच में, तो उसमें भी इंजीनियर डेट्स में अपना हमारी यूनिट के इंजीनियर डेट्स ने काफ़ी बॉर्डर के अलोंग डी माइनिंग की सक्सेसफुली। और फिलहाल हमारी यूनिट लद्दाख में पोस्टेड है। लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आज मैं कुछ हूँ, अगर मुझ में कुछ भी क्षमता है और मैं कुछ भी अच्छा सीख पाया हूँ, तो मेरी यूनिट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो ये गैलेंट्री अवार्ड आपको कैसे मिला? सर ये मुझे असम राइफल में ही मिला था, और एक ऑपरेशन के दौरान हमने हाउस क्लियरिंग ड्रिल थी, तो उसमें हमने एक इंसर्जेंट को, जो कि फुल्ली अपनी ड्रेस में और फुल बैटल लोड के साथ था, उसको हमने सक्सेसफुली जिंदा पकड़ा। मारना तो कहाँ की बात है ये मणिपुर की ही बात है। मणिपुर की बात। आप मणिपुर रहे कितना? मणिपुर में सर मैंने लगभग 30 महीने से ज़्यादा का टाइम वहाँ पे स्पेंड। कौन से साल की बात हो रही है ये सर जून 2019 से और अर्ली 2022 तक। तो मणिपुर में हालत तब से ही खराब है? सर मणिपुर की सिचुएशन समझने के लिए बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, लोकल अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं। कभी उन कम्युनिटीज़ के बीच में क्लैश हो जाता है। उसके बाद मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, वो एकदम खुला बॉर्डर है। तो वहाँ, और लकीली अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं मोरे एक टाउन है जहाँ पोस्टेड था, तो ये कहा जाता है कि वो स्मगलिंग का हब है। वहाँ से बहुत सारी नारकोटिक्स,
टेक्सटाइल्स, वेपन्स, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें स्मगल होती हैं। इंडिया से उधर भी स्मगल होती हैं और म्यांमार की तरफ से इंडिया में भी स्मगल होती हैं। एक बहुत फेमस कहावत है वहाँ पे कि अगर उस टाउनशिप में, मोरे टाउनशिप है, मोरे उस जगह का नाम है, कि अगर उस टाउन में अगर आप सही आदमी से सही समय पे और सही सिचुएशन में मिल जाएं तो आप सुई से यूरेनियम तक कुछ भी खरीद सकते हैं। अच्छा, इतने हुनरमंद लोग हैं वो। वहाँ क्योंकि बहुत उस ऐसा नहीं है कि लोगों में वो हुनर है, उस की लोकेशन ही ऐसी है कि उस टाउनशिप ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई देखी है। फिर वो एकदम जापानीज फोर्सेस का भी एकदम मैं ये कहूँगा कि एम्युनिशन डम बन गया था। और स्मगलिंग देख ही रहे हैं, इंसर्जेंसी देख रहे हैं, वहाँ के लोग इलीगल एक्टिविटीज़ देख ही रहे हैं। तो काफ़ी वॉलेटाइल टाउनशिप है। और वो उस टाउनशिप में लगभग आई थिंक 35,000 के आसपास पॉपुलेशन है और उसमें आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। वहाँ पे आपको कुकी, नागा, मैतीज़, मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि बहुत लार्ज मास एक ही साथ मिलके रहते हैं। एक ही साथ मिलके रहते हैं और वो लोग बहुत तो वहाँ पे उनका आपस में डिस्प्यूट नहीं हुआ मोरे कस्बे में? अभी है। जो मैं बता रहा था आपको कि वहाँ तो आपको मारवाड़ी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणा के लोग, हर तरह के लोग मिलेंगे। और वहाँ पे बहुत उस टाउन की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत मेजर हिस्सा है अपने जो मद्रास के जो लोग हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं। अच्छा। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। उनकी भी एक अलग कहानी है कि वो वहीं पे क्यों बसे बेचारे, क्योंकि 1962 से पहले जब बर्मा तो 1937 तक इंडिया का ही हिस्सा था। तो जब 1948 में वो आज़ाद हो गए तो तब भी वहाँ पे तमिल पॉपुलेशन थी, क्योंकि इंडिया से गई हुई तमिल पॉपुलेशन बर्मा का एक इंटीग्रल हिस्सा थी। लेकिन 1962 में उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को लेके और जब बर्मा की आर्मी ने एकदम टेक ओवर कर लिया, एकदम मिलिट्री कू कर दिया, तो उनको बेचारों को वहाँ से जो अपनी इंडिया की तमिल पॉपुलेशन थी, इंडियन ओरिजिन की तमिल पॉपुलेशन थी, और मैं ये कहूँगा कि वो वहाँ के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन सबको बेचारों को इलीगली वहाँ से भगाया बर्मीज़ आर्मी ने या फिर बर्मीज़ गवर्नमेंट ने। और अब ये है कि सालों साल से आपके पूर्वजों ने वहाँ जन्म लिया है, तो उस जगह को आप कैसे छोड़ के आ सकते हैं। वो लोग इंडिया में आए किसी तरह से, यहाँ इंडिया में आए तो आप एकदम राजा से और एकदम वही जो पार्टीशन में जो हाँ जीरो पे हो गए। तो यहाँ आके जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनको कैंप्स वैम्प्स में रखा। तो उन्होंने फिर अपना रूट ढूंढा कि वापस हम अपनी उस जगह से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी जी जान लगा के वहाँ से नहीं आए और वहीं या फिर वापस चले गए। कुछ लोगों ने वो जो बॉर्डर टाउनशिप है मोरे की, उसके अलोंग अपनी बसावट कर ली, और उससे पहले भी उनकी बसावट थी। ऐसा नहीं है कि 1962 के बाद ही, उससे पहले भी कई सदियों से तमिल लोगों की वहाँ पे बसावट थी। तो इस तरह की वो टाउनशिप थी। हर आदमी किसी ना किसी एक्टिविटी में उलझा हुआ है, अपनी जीवन की जद्दोजहद में लगा हुआ है। लीगैलिटी नाम की वहाँ चीज़ थी नहीं, क्योंकि अगर आपको टमाटर भी चाहिए तो वो भी बर्मा में मिल रहे हैं। हाँ। और हथियार चाहिए तो वो भी बर्मा में मिल रहे हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक पॉइंट है कि तो वो लोग तो आप लोगों पे अटैक करने से पीछे नहीं रहते होंगे मौका मिलने पे? कौन सर? ये मोरे टाउनशिप के? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डेफिनेटली देखो इंडियन फोर्सेस के साथ और वहाँ के लोकल्स का काफ़ी नेक और अच्छा रिश्ता है। ऐसा कोई और पुरानी इंसिडेंट हुई नहीं। हाँ, पहले ऐसी इंसिडेंट्स हुई हैं कि जो वैली बेस इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या कुक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो उस ट्राइब का इंसर्जेंट है। ऐसे इंसर्जेंट अटैक्स हुए हैं उस एरिया में। जैसे अपना 2016 में 6 डोगरा के ऊपर जो अटैक हुआ था चंडेल में, उसमें बहुत सारे हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। तो वो भी उसी एरिया से ऑपरेट होके गए थे। अभी 2-3 साल पहले 46 असम राइफल के एक कमांडिंग अफसर, उनकी वाइफ और बच्चा, जो इंसर्जेंट्स ने ही उनके ऊपर अटैक करके और बेचारा उनकी जान गई थी एक उस दुखदाई घटना में। तो वो भी हुई थी। वहाँ पे एक्टिविटीज़ तो होती हैं, इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है बहुत। हालांकि मेरे को तो बहुत अच्छा मौका मिला जहाँ एक दिन में हमने करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी। तो अच्छा, काफ़ी वहाँ पे ये सब चल रहा है। और फिलहाल की सिचुएशन, अब मैं ये कहूँगा कि सर समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है वो चीज़ें। अगर मैं आपको बताऊँ आज की सिचुएशन, तो
जो बाकी ट्राइब्स थी वो तो वहाँ से खाली कर गई हैं, जितने भी लोग थे, चाहे मणिपुर से जा चुके हैं। हाँ मणिपुर से, जो मणिपुर में बाकी जैसे हिल एरियाज हैं उनमें तो ट्राइबल पॉपुलेशन ही है, और जो वैली है उसमें इम्फाल वैली अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें मैती पॉपुलेशन है। तो इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत लोग रहते थे, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि बहुत सारे मारवाड़ी, पंजाबी, वो सब लोग अपनी छोड़ के, जो उनकी रिहायश थी वहाँ पे, जो बसासत थी, उसको खाली करके अभी अपने अपने जगह, जो कुछ लोग हैं जो हर तरह के रिस्क को झेलते हुए अभी भी हैं वहाँ पे। तो ये सब चल रहा है। वहाँ कब, क्या मूल कारण लगा आपको, इतना जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्यों मतलब मणिपुर ऐसे जल रहा है? सर अगर मैं कहूँ तो दो चीज़ें हैं। आपके एक तरफ हैं मैती, जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं ज़्यादातर, और वो प्लेन इलाके में रहते हैं, और आज़ादी के दौरान उनकी लगभग मणिपुर में पॉपुलेशन थी 90%। लेकिन ये मैती लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं और प्लेन में रहते हैं, उनके पास जो जोग्राफिकल लैंडमास है उस इलाके का, वो सिर्फ 10% है। बाकी आप ये मानिए कि 85 to 90% तो हिली रीजन है जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं। अब जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे दूसरी तरफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मैं किसी भी कुकी या फिर दूसरे अपने चिन जाओ ये सब बोल के मैं ये नहीं बताऊँ, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। दूसरी तरफ है ट्राइबल, जो कि मेजॉरिटी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, हिल एरियाज में रहते हैं। उनकी पॉपुलेशन पहले 10% थी, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते पूरे मणिपुर की पॉपुलेशन का 47 to 48% हो गई है। आज की सिचुएशन ये है कि मैती 10% इलाके लैंड मास में रह रहा है, और उसकी पॉपुलेशन 90 से घट के अभी 53% हो गई है। दूसरी तरफ है कुकी, जिसकी पॉपुलेशन ओवरऑल मणिपुर की पॉपुलेशन के हिसाब से पहले जो 10% थी वो बढ़ के हुए 46-47% हो गई है, और वो 90% ऑफ द लैंड मास में बैठा है। अब क्या है कि मणिपुर की 1960s की लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उसका आर्टिकल 158 ये कहता है कि एक ट्राइबल आदमी अपनी ज़मीन दूसरे ट्राइबल को ही बेच सकता है। दूसरे को नहीं बेच सकता, तो इसके अलावा दूसरे को नहीं बेच सकता है। तो अब मैती लोगों का ये कहना है कि हमारी तो पॉपुलेशन, वैसे ओवरऑल तो पॉपुलेशन बढ़ी है, परसेंटेज चाहे बेसिक मैच हो गए। अब मैती लोगों का ये कहना है कि हमें आप शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दो, ताकि हम लोग भी ऊपर हिल्स में जाके लैंड खरीद सकें। और ट्राइबल लोगों का ये कहना है कि नहीं, इनको स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मिल गया तो हमारे हाथ में जो ज़मीन है, जिसको हम अपनी ज़मीन कहते हैं, वो इन्हीं को खरीद लेंगे, तो हमारी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। तो ये तो है मूल कारण कि दोनों की, मैं ये कहूँगा कि जो वनरेबिलिटी है दोनों पार्टीज़ की, वो खतरे में है। कि मैती चाहता है कि मेरी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवरऑल पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, परसेंटेज में बेशक कम हो रही हो, और मेरे पास रहने को सिर्फ 10% जगह है, और उसमें भी 10% में जो प्लेन एरिया है, वैली एरिया है, उसमें ट्राइबल आदमी आके खरीद सकता है। लेकिन जो नॉन ट्राइबल हैं वो ऊपर हिल्स में जाके नहीं खरीद सकते। तो मैतीस ये चाहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाए, ताकि हम लोग भी दूसरी जगहों पे अपने बसासत कर सकें, अपना काम कर सकें। और प्रॉब्लम की जड़ यही है। और इसमें पिछले साल ही 2024 फरवरी में, जो एक्चुअली अगर मैं शुरुआत से समझाऊं कि मई में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने ये बोला सरकार को कि अगर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए तो हाईकोर्ट तो नहीं दे सकता, आप अपनी जो प्रोसीजर है सेंट्रल गवर्नमेंट में केस टेकअप करिए, अमेंडमेंट्स होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा मिल जाएगा। और वहीं से स्पार्क हुई थी जो एक्चुअली वहाँ जो लड़ाई शुरू हुई थी दोनों ट्राइब्स के बीच में, ट्राइबल और वैली पीपल्स के बीच में, कि भाई ये तो ट्राइबल ने बोला था कि नहीं हम खतरे में हैं, हमें अगर हमारी ज़मीन चली गई, और यहाँ मैतीस ने बोला कि नहीं हमें तो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए। ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन था, हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में रिवर्ट बैक भी कर लिया था जी, कि नहीं ये नहीं हो सकता, वी आर रिवर्टिंग बैक अवर कमेंट विच वी गेव। पर वो जो तीर निकल चुका था, लेकिन तीर निकल चुका था, वो निकल चुका था। अब दोनों पार्टीज़ में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। इनसिक्योरिटीज़ के बीच में जो मुझे लगता है, मेरी जो असेसमेंट है खुद की, कि अभी बहुत सारे दोनों तरफ से ही, चाहे वैली में के लोग हों या ट्राइबल लोग हों, कुछ अभी एक तो प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी जो सबको लग रही है, कुछ ऐसे तत्व बन गए हैं जो अपनी रोटी सेक रहे हैं अभी, एट कॉस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें की। कोई मर रहा है, कोई अपनी जान दे रहा है,
एट द एंड जो मुझे लगता है, और इस बात को कोई मना भी नहीं करेगा, कि आखिर में जो असली हताहत होता है वो एक कॉमन आदमी है। उसी के ऊपर घास गिरती है, जो सुबह निकलता है और शाम को अपनी रोटी का प्रबंध करके और भूखे बच्चों को, माता पिता को, बूढ़े बुजुर्ग को ला के खिलाता है, और वही फिर फेस करता है ये प्रॉब्लम, और उसी की आहुति होती है इन सब चीज़ों में। जो वेल ऑफ हैं, जिनके पास वेल स्टॉक्ड हैं पैसे के मामले में, चाहे फैसिलिटीज़ के मामले में, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। आखिर में मर वही रहा है। तो देखते हैं अभी कैसे होगा। मैं तो यही कहूँगा कि एक बैठ के, आज तक इस दुनिया में लड़ाई करके किसी का फायदा हुआ नहीं है। दुनिया की हर जंग का समाधान बातचीत से ही निकलता है, और दोनों ट्राइबल्स को भी और वैली बेस्ड, और बहुत ही सामरिक दृष्टि से अगर आप देखो तो बहुत संवेदनशील इलाका है भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है वो। मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो उसका गेटवे है। मोरे में तो आप ये देखेंगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है गवर्नमेंट ने। इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है वो भी वहीं से गुजर रहा है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो इंडिया और म्यांमार के बीच में, वो भी मणिपुर में है। तो बहुत ज़रूरी है वो हमारे। तो आप लोगों का शेड्यूल क्या रहता था वहाँ पे मणिपुर में? सर शेड्यूल तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि फील्ड का इलाका था, और असम राइफल में 6 कंपनियाँ होती हैं, सब अपनी अपनी जगहों पे थी, सब इंडिपेंडेंटली कंपनी कमांडर्स ऑपरेट करते थे। और मैं लक्की था कि मुझे जो मोरे एक्चुअली टाउनशिप है उसके अंदर 2 कंपनियां थी, तो एक में मैं कंपनी कमांडर था। अच्छा। तो वहाँ शेड्यूल यही रहता था कि सुबह उठे, अपना पीटी वीटी, तो ऐसी लोकेशन नहीं थी कि हम भाग दौड़ थोड़ा नहीं कर पाते, लेकिन जितनी बन पाती थी वो करते थे। मेरी तो कंपनी थी वो इतनी दूर थी कि तेज आपने वॉलीबॉल मार दी तो बर्मा के अंदर चली जाती थी। अच्छा। एकदम रोड था, रोड के राइट साइड में मेरी सीओबी थी, मेरी कंपनी का गेट था, और उसके बिल्कुल सामने मैं ये कहूँगा कि 10 मीटर का भी गैप नहीं था। तो 10 मीटर के अंदर अगर वो चली गई तो बर्मा के अंदर चली जाती थी वॉलीबॉल अगर आप खेलते हैं तो। ऐसा था। सुबह उठते थे हम लोग, ऑपरेशनल एरिया होने की वजह से हमेशा बैटल रेडी रहते थे, अपना हथियार इक्विपमेंट, अपनी क्यूआरटी हमेशा तैयार रहती थी। और काम वही था कि अगर कोई टास्क, स्पेसिफिक टास्क है तो उस पर हम जाते थे। रात को बहुत सारी टीम्स निकलती थी। तो ये जो आपने गैलेंट्री अवार्ड मिला वहीं पे मिला? हाँ, वो वहीं पे मिला सर। तो अपोज नहीं किया उसने? कैसे आप उसको पकड़ पाए? नहीं, ओपोज तो करेगा, लेकिन जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है तो सर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो एरिया के डायनामिक्स बहुत वो होते हैं। मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो जो मणिपुर की इंसर्जेंसी है या फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो टेररिज्म है उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा, है ना। वहाँ जो JNK में आता है वो मारने के लिए ही आता है, उसको तो मरना है ही, और वो मारने के लिए आता है, मरने और मारने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक वो माइंडसेट नहीं है लोगों की। अच्छा। अगर आप चैलेंज करते हैं और प्रॉपर चैलेंज करते हैं और उसको ऑप्शन नहीं लगता तो वो सरेंडर कर देते हैं। ये थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, नेचर में भी फ़र्क है, और टाइप ऑफ इंसर्जेंसी में फ़र्क है। एट द एंड मैं ये कहूँगा कि है तो हमारे देश के लोग, जो JNK में आते हैं वो तो बाहर वाले हैं। कुछ हमारे वहीं के लोकल रिक्रूट्स भी होते हैं, लेकिन है तो नॉर्थ ईस्ट में तो जितनी इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म तो है नहीं। तो इंसर्जेंसी है तो आखिर में है तो हमारे ही देश के भूले भटके लोग जो आज के दिन सिस्टम या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो आपको कहाँ कहाँ पे सर्विस का मौका मिला इस दौरान? सर मैं जब भर्ती हुआ तो मेरठ मेरा पहला टेन्योर था। मेरठ से फिर मैं CME पुणे गया, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट असम राइफल गया। असम राइफल से अपना 2022 में टेन्योर करने के लिए 1 साल मुझे कलकत्ता के पास एक कचरापारा जगह है, वहाँ रहने का मौका मिला, और उसके बाद फिर मैं लद्दाख में लगभग मैंने 1.5-2 साल निकाले। तो आपने जब नौकरी छोड़ी तो लद्दाख से छोड़ी? हाँ, अभी लद्दाख से छोड़ी सर। लद्दाख से छोड़ी। तो कितने साल की सर्विस हुई आपकी? सर लगभग मेरी 10 साल 9 महीने की सर्विस मैंने की, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग, तो लगभग 11 साल की ट्रेनिंग। लेकिन मेजर साहब, जिस तरीके से आप अपनी सर्विस के को एक्सप्लोर मतलब बता रहे हैं मुझे चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ना आपके लिए थोड़ा कठिन फैसला रहा होगा। क्यों छोड़ी आपने फौज?
सर ये कई बार पूछा जाता है ये सवाल। पहली बात तो मैं एसएस ऑफिसर था। तो एसएस ऑफिसर्स में क्या होता है कि सर जब आप 10th ईयर ऑफ सर्विस में होते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। उसमें आपको ऑप्शन देना होता है कि आपको 10 ईयर ऑफ सर्विस होते ही रिलीज़ होना है सर्विस से, या आपको 4 इयर्स की एक्सटेंशन चाहिए, आपको परमानेंट कमीशन चाहिए। तो मैं सर जब ये कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ फैक्टर्स को मैंने कंसीडर किया और फिर मैंने उसमें परमानेंट कमीशन ऑप्ट नहीं किया, और मैंने सिर्फ एक्सटेंशन डाल के, ताकि मेरे पास कुछ करने का समय हो, और 4 साल की एक्सटेंशन डाल के मैंने छोड़ दी। लेकिन मैंने फिर वो 4 साल भी पूरे नहीं किए, लगभग 8-9 महीने ही पूरे होते ही और मैंने फिर रिलीज़ ले लिया। और रीज़न यही था सर, एक तो मेरी हेल्थ में थोड़ा सा इशू होने लग गया था, दोनों घुटनों में थोड़ा सा इशू मुझे महसूस होने लग गया था, फिर फेस में डिस्फंक्शन हो गई थी लद्दाख में। इसके अलावा ये तो एक रीज़न है, मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहता था और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मुझे कॉन्फिडेंट फील होता था कि हाँ अब मैं सक्षम हूँ, कहीं जाऊँगा अपना तो पेट भर लूँगा। और फिर बीच में सर अगर मैं बताऊँ, मैंने अभी घर वालों को तो नहीं बताया कि मुझे पढ़ने की काफ़ी लत लगी वहाँ पे। जब मैं असम राइफल खूब पढ़ा आपने? काफ़ी, मैंने 1 साल के अंदर लगभग 50 के आसपास बुक पढ़ी थी। तो उससे मेरी एकदम थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि लाइफ ये तो नहीं है। किसी का भी एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है तो फिर जो वो ट्रिगर की बात, ट्रिगर हो गया वो मुझे कि लाइफ ये तो नहीं है। फिर मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, हु एम आई, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ। तो उसमें फिर मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा। और फिर अगर मैं आपको सही बताऊं तो मई जून 2023 में मैंने डिसीज़न ले लिया था कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। फिर मैंने एक्सटेंशन इसलिए भरा बहुत लोगों से बात करके कि अगर आपको कुछ आगे करना भी है तो थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको सेट करने के लिए। तो फिर जैसे ही 15 मार्च 2024 को मेरे पूरे हो गए थे सब 10 साल, और मैं एक्सटेंशन पे था, और 18 मार्च को फिर मैंने रिलीज़ भर दिया। फिर वो करते करते और दिसंबर आ गए। तो काफ़ी रीजंस थे, मैं ये अपने ऊपर ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहता, हेल्थ का, फैमिली के साथ। फिर मेरी जो मंशा है और मेरी सोच है वो ये है कि इस समाज ने, जहाँ हम पले बड़े हैं, इस सोसाइटी ने मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि मैं अपना टेक केयर कर सकता हूँ और इस देश की सेवा कर सकता हूँ। जी। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इस सोसाइटी को मैं अब कुछ ऐसा दे के लोगों को तैयार करूँ कि वो देश सेवा करें। अच्छा, तो वो मेरा एक ड्रीम है अभी। तो क्या योजना बनाई आपने उसके लिए? सर योजना, पहली बात तो मुझे एक अच्छा पैकेज भी मिला था जैसे ही मैं रिटायर हुआ। तो मेरी जो स्किल है, क्योंकि मैं नौकरी तो आपको करनी नहीं थी, क्योंकि नौकरी से तो आ रहे थे। अब तो पेंशन छोड़ के आए। अब मैं बताऊंगा तो फिर सर वही है कि घर वाले फिर बोलेंगे कि मुझे लगभग 1 CR के आसपास का मुझे एक पैकेज मिला। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने घर पे अपनी धर्मपत्नी से डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि नौकरी करनी थी तो वहीं कर लेते, अभी रिस्क मत लो जो मतलब रिस्क लो, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे। तो अभी सर मैंने एक संस्था शुरू किया है रोहतक में ही, बाय नेम ऑफ डाला एजुकेशन ग्रुप। और मैं काम ये करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ देखा होगा कि बच्चों में गाइडेंस की बहुत कमी लगती है मुझे। मैंने भी पिछले SSB को लेकर रोहतक में कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है? कोई सर हरियाणा के किसी भी जिले में नहीं है, गुड़गांव को छोड़ के। और गुड़गांव में भी इसलिए है कि दिल्ली नज़दीक पड़ जाता है। तो और जैसे आप बहुत सारी एकेडमीज रोहतक में भी हैं, यहाँ तक कि मुखर्जी नगर में भी मैंने सर्वे की कि जैसे नीट जेई की तैयारी करने के लिए आपको हर कोने पे रोहतक में ही 10 एकदम इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे ज़बरदस्त। लेकिन क्या कोई ऐसी संस्था है जो NDA, CDS, FCAT, ये CPF की तैयारी कराती है और डेडिकेटेड? तो मैंने देखा कि ऐसी डेडिकेटेड कोई भी संस्था नहीं है। सब लोग जो एकेडमीज बहुत सारी हैं यहाँ पे जो कराती हैं तैयारी, लेकिन उनमें ऐसा है कि उसमें CGL का भी बच्चा उसी में बैठा है, CPO वाला भी बच्चा उसी में बैठा है, अग्निवीर का भी उसी में बैठा है। तो सब एक साथ, यहाँ कोई डेडिकेटेड तैयारी करने के लिए नहीं था। तो एक तो मैंने वो सोचा। दूसरा जो आप बता रहे थे कि SSB की तैयारी यहाँ कहीं नहीं होती है जी। हर बच्चे को जाना पड़ता है दिल्ली, गुड़गांव या फिर चंडीगढ़, या फिर लोग देहरादून तक भी जाते हैं जी। और बड़ी फीस लगती है। और फीस काफ़ी सर, फीस तो ये बताइए कि मैं अगर आपको बताऊं, नहीं आप जैसे रोहतक में रहते हुए अगर आपको मिल रही है
तो फिर बाहर जाने में ज़्यादा खर्च होते हैं। और उसमें सर मैं ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने इंडिपेंडेंटली, मेरे पास योगदान रहा एक अपनी फौजियों की है एक संस्था है हरियाणा में, HESL, हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग। तो उन्होंने मुझे बहुत योगदान दिया। उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर हैं और जो JCO जवान हैं जो उस संस्था में हैं, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह हाथ पकड़ के और ये संस्था शुरू करने की मोटिवेशन दिया है, ताकि एक बात तो मैं ये कर सकूं कि जो बच्चे आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं और अधिकारी बनना चाहते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उनको हम तैयार कर सकें, क्योंकि उस संस्था का भी विज़न यही है। जो क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक ऑफिसर बनने के लिए बच्चे में? सर क्वालिटीज़ तो ऐसे कोई सेट पैरामीटर नहीं है, लेकिन मैं अगर मोटा मोटी भाषा में समझा सकूं आपको, तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है एकेडमिक सिलेबस, दूसरा होता है एजुकेशन, और तीसरी चीज़ होती है नॉलेज। एक बच्चे में या एक कैंडिडेट में, एक एस्पिरेंट में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जो जिम्मेवारी उसको दी जाए वो उसको भली भांति निभा सके। क्योंकि आप 17-18 साल में NDA ज्वाइन करते हैं, 21-22 साल में बाहर आ जाते हैं, और 21-22 साल में अपनी यूनिट में जाते हैं, और फॉर एग्जांपल कि आप एक सेक्शन को ही लीड कर रहे हैं 10 लोगों को, वो 10 लोगों को आपका एक गलत डिसीजन उस 10 को वाइप आउट करवा सकता है, सबको मरवा सकता है। और एक सही डिसीजन और दुश्मन को बर्बाद करके और आपकी जो भी देश सेवा में जो हित में है वो काम कर सकता है। तो हमें एकेडमिक्स में कि किसी के 99% आ गए और उसके पीछे से मैं जाके बोल दूं भाऊ और वो डर जाए। अभी तो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO, 1700-1800 करोड़ की कंपनी के CEO के सामने एक कुत्ता आ गया और वो कुत्ते से इतना डर के भागे कि उनका सिर टकरा गया और वो एक्सपायर हो गया। तो वो लाइफ स्किल नहीं आया उनको। मतलब सर वही चीज़ है कि अगर मैं मतलब एकेडमिक बात करूं कि आप में ये OLQs होने चाहिए, ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। हम SSB में बच्चों को यही बताते हैं कि यू हैव टू बी ए बेटर ह्यूमन बींग। अगर आप बेहतर इंसान बन गए, जीवन को समझ गए, आप में सही करेक्ट डिसीजन लेने की क्षमता है, तो आप एक बेहतर लीडर भी बनेंगे। अगर एकेडमिक से ही सब कुछ होता तो मतलब एक सेट पैरामीटर है, बच्चों को ये समझने में बहुत मुश्किल होती है कि एकेडमिक्स, एजुकेशन और नॉलेज में फ़र्क क्या है। और यही समझ में पेरेंट्स को भी कई बार नहीं आता है कि जो हम एक्चुअली ये एक दिन में तो सीखने की चीज़ है नहीं। हाँ बिल्कुल सर, मैं जब बच्चों से मिलता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई डिफरेंस ये है। आप पेरेंट्स भी और बच्चे भी कि सर आई स्कोर्ड 89%, 95%, 98% इन माई 12th, आई गोट दिस रैंक इन माई नीट, आई गोट दिस रैंक इन माई JEE। उससे हो क्या गया? आपको समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स, अगर मैं आप मुझे मौका दें तो मैं बताता हूँ बच्चों को कि एकेडमिक्स, एजुकेशन और नॉलेज में फ़र्क क्या है। क्या फ़र्क है बताइए। कि एकेडमिक्स में सर एक सेट पैरामीटर है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि भाई इस क्लास के स्टैंडर्ड या फिर इस स्टैंडर्ड के बच्चे को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। और इसको समझाने का एकदम वन वे ट्रैफिक है। टीचर आता है, समझाता है, किसी बच्चे को कोई आ गई तो उसने बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं पता चलता। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तीनों चीज़ों में फ़र्क समझाऊँ आपको कि माचिस कैसे जलाई जाती है, उसमें बुक में एक डायग्राम दे रखा है और नीचे विधि लिख रखी है कि ये 4 स्टेप हैं। ये एक एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक्स का सिलेबस है, पर जरूरी नहीं कि माचिस उसको देख के जलानी है। हाँ, एकेडमिक्स का सिलेबस है। अब वो बच्चा क्या करता है कि वो रट लेता है उस डायग्राम को और वो उसमें माचिस की स्टिक को भी रट लेता है और चारों विधि के 4 पॉइंट भी रट लेता है और पेपर में लिख के आ जाता है और उसको 5 में से 5 नंबर मिलते हैं, 4 नीचे पॉइंट के और 1 डायग्राम का। ये हो गया एकेडमिक। अब एजुकेशन की बात ये आती है कि वो बच्चा उस चीज़ को एनालाइज करता है कि ये तो भाई मेरा दादा हुक्का भरता है, वहाँ भी आ गए। घर पे जब हम रोटी बनाते हैं, मेरी माता जी रोटी बनाती हैं तो वहाँ भी आ गए। और मैंने तो एक दिन डिस्कवरी चैनल देखते हुए और पुरानी एक कोई पत्थर से भी आग निकलती हुई दिखाई दी, तो वो चीज़ों को समझना शुरू करता है कि आग जो वो किताब में लिखा था वो वही नहीं है, इसके बहुत सारे सोर्स हैं। वो एजुकेट हो रहा है उस बारे में, आग के बारे में एजुकेट हो रहा है कि क्या क्या है और किस किस तरह से आग जलाई जाती है। उसने घर आके माचिस पे प्रैक्टिस भी कर ली। अब वो आग के बारे में एजुकेट हो गया। अब नॉलेज ये होती है सर कि उस वो आग को लगाएगा कहाँ।
एक एजुकेटेड आदमी भी माचिस की तिल्ली से पूरी बस्ती को जला सकता है, क्योंकि उसमें नॉलेज नहीं है। उसमें नॉलेज ये नहीं है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो हम एकेडमिक के आधार पे बच्चे को ना तोलें और ना एजुकेशन के आधार पे तोलें। हमें चाहिए नॉलेज, और यही जब आप आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो यही नॉलेज देखी जाती है कि क्या आप सेंस में हैं, क्या आप होश में हैं, क्या आपका कोग्निटिव बिहेवियर ठीक है। उसमें 4 ही चीज़ देखी जाती हैं। माइंड से ठीक हैं आप, दिल से ठीक हैं, आपकी गट्स फीलिंग, आप में जज्बा है, आपके हाथ पैर ठीक काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का मिश्रण होकर, जिनको अंग्रेजी में फिर OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोला जाता है, तो वो सब डेवलप करनी होती है। तो मैं कोई मंत्र या फिर वो तो नहीं दूंगा कि आप ऐसे करने से आपका ज्ञान एकदम ज्ञान वृद्धि हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे को पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, बच्चे को एजुकेटेड भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स हो तो अच्छा है उसके पास, स्पोर्ट्स हो तो अच्छा, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ निकल के आती हैं। आप एक टीम में कैसे कम्पीट करते हैं, आप में एंथुजियाज्म कैसा है। जब कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है बहुत तरह की, तो ये चीज़ें वो करती हैं। अब मैं कमरे में बैठा के बच्चे को सब कुछ रटा दूं और 100 में से 100 आ जाए, वो तो हेल्प नहीं करेगा। और मैं फिर उसी को लेके और पूरे गाजे बाजे के साथ सबको बताऊं कि इसके तो 100 में से 100 आए, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं सर। ये है, तो एक ओवरऑल ग्रोथ अगर बच्चे की हो और वो अपने उसमें जोश जज्बा है, तो वो कोई भी अफसर बन सकता है। मैं अगर बताऊं कि अफसर बनने के लिए जो SSB होती है, वो एक ऐसा पैरामीटर होता है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता जो बच्चे को नहीं पता है। अच्छा, SSB में जो कुछ भी, चाहे आप GTO की बात करें, चाहे साइकोलॉजी में जो टेस्ट होते हैं, चाहे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो कुछ भी ऐसा नहीं पूछता है जो उस बच्चे को नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होगा। तो फिर भी बहुत सारे 99% लोग तो कॉन्फ्रेंस आउट ही हो जाते हैं सर। वो यही होते हैं ना कि मैंने एक बच्चे से पूछा, मैं सबको ये एग्जांपल देता भी हूँ, आपके माध्यम से मैं फिर बताता हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि 3-4 हज़ार बच्चों को मैंने एड्रेस किया, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी थे, यहाँ तक कि PhD में भी एडमिशन ले वाले बच्चे थे। अब मैंने बोला कि अगर आप PhD किए तो आपने नेट क्वालिफाई किया होगा, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे जी। तो उन्होंने बोला हाँ सर ये है वो है, और मैं तो ये टॉप किया था वो टॉप करके, और मैं तो ये ऐसे ऐसे। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। तो जवाब आता है कि सर हिंदी में बता दूँ। तो आप ये सोचिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब आज भी अंग्रेजी इतना बड़ा सर अपने इलाके में है, अपने इलाके में। और मैं अगर बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे एकेडमिक्स, फिर से मैं बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं। उनको ये पता है, यहाँ ग्रामर, अगर इंग्लिश ग्रामर पूछेंगे तो अंग्रेज को भी हरा देंगे। लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है, सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है, तो हम वहाँ पीछे रह जाते हैं। और ये जब हम रियलाइज़ तब करते हैं जब हम बाहर 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपनी डिग्रीज करने के बाद कॉरपोरेट में जाते हैं, या फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ हर सेगमेंट के लोग, हर इलाके के लोग हैं, तो वहाँ में ये प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल हमारी अपने हरियाणा की इस बेल्ट में एक बड़ा मेजर इशू है बच्चों के लिए। नहीं तो ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है बच्चों। पोटेंशियल सर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ से गोल्ड मेडल आ सकते हैं ओलंपिक्स में, तो बाकी फील्ड्स में और क्यों नहीं। जी बिल्कुल। यही तो कितने दिन लेते हैं आप एक बच्चे को SSB की तैयारी कराने में? सर यहाँ हम 15 दिन का बैच चलाते हैं। 15 दिन का इनफ है? मैं ये कहूँगा कि इनफ है। अच्छा। उसके बाद बच्चे को फुल डे रेजिडेंस अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ गर्ल्स बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी। 15 दिन SSB आपको लगता है कि कंप्लीट, मतलब आप उसको जितने स्किल्स दे सकते हैं दे देंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन बच्चे को हमेशा उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर प्रैक्टिस में कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो हम उसको स्टडी मटेरियल, जो भी किसी भी तरह का प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। और हमारे एसेसर भी सारे, हम ऐसे नहीं है कि यहीं से जो दिल्ली गुड़गांव में, जो चंडीगढ़ में पढ़ा रहे हैं, वही एसेसर यहाँ आते हैं। तो ये बात है सर। चलिए बढ़िया है, आपसे फ़ायदा हो जाएगा कोई किसी को। लेट्स सी सर, एक्चुअल क्या है कि सर जब बच्चा बाहर जाता है तो पेरेंट्स के लिए एक तो फाइनेंशियल बर्डन कि आप बाहर जाएंगे तो हॉस्टल में रखेंगे। और मैंने देखा है कि सर जो एजुकेशन है वो एक मोड ऑफ बिजनेस बन गई है बहुत सी जगहों पे। अब दिल्ली गुड़गांव में तो 60-60, 70-70 हज़ार रुपये ले लेते हैं पेरेंट्स से रिटन एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। SSB के लिए 25,000 रुपये ले रहे हैं 15 दिन के। बोला कि इसको तो टैप करके, और मैं
मतलब माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोहतक कि यहाँ के बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, और एटलीस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल वे में उनकी यहाँ तैयारी हो जाएगी। आप 15 दिन गए, 50,000, 30,000, 40,000 रुपये लगा के आगे तो फ़ायदा नहीं उसका। सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी कंसर्न होती है, तो दैट इज़ वाई। और एजुकेशन हब है हरियाणा का रोहतक सर, तो फिर भी लेट्स सी सर अभी कैसे क्या होता है। नहीं, बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज के दौर में ऑफिसर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप चूंकि अभी सर्विस से आए हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है वहाँ। बिल्कुल सर, और हमारी फैकल्टी भी मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट है। हमने, और जिस संस्था के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनका तो ऑब्जेक्टिव ही है टू मोटिवेट यूथ्स टू फॉर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस, तो हम उसमें तो गुस्ताखी कर ही नहीं सकते किसी के साथ। चलिए, अगर किसी को मेजर भरत डाला जी से इस संबंध में बात करनी है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इनके टाइटल के साथ भी दे दूंगा। आमतौर पे ऐसा करता नहीं हूँ, नहीं सर, पर लेकिन चूंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ इशू है और किसी अगर एक बच्चे को भी फायदा होता हो आपसे तो मुझे खुशी होगी सर, हम किसी के काम आ सकें। फीस तो सर ऐसा है कि मैं बाकियों से ऑलमोस्ट मैंने 40-50% कम कर दी है, और उसमें मैं सक्षम ही हूँ। मुझे खुद पैसे कमाने होते तो मैं करोड़ रुपए का पैकेज लेके 7-8-9 लाख रुपए महीने में कमा सकता। इसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी, मतलब, लेकिन आपने चूज किया है ये फील्ड। हाँ, ये मैंने चूज किया कि आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं तो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये मैंने चूज किया है। और ये सिर्फ मैंने यहीं तक सीमित नहीं किया है, मैं इसको एक प्रॉपर, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं रोहतक में, तो मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर थिंक टैंक या रिसर्च सेंटर में भी एक क्रिएट करना चाहता हूँ आने वाले 2-3 सालों में, कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं वो अपनी वहाँ पे योगदान दे के और कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे हमारी सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं पूरे देश में उसको फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल कि आपको मेरे से 1000 गुना ज़्यादा पता होगा हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, फील्ड होते हैं सब। तो मैं आपसे क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ, मैं उसको उस ग्रुप में क्यों ना जोड़ूं। चलते चलते मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, उनको ऑफिसर बनाने के लिए काम करते हैं, तो आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं स्टूडेंट के सामने अभी? मतलब किस तरह की ग्रूमिंग हो रही है बच्चों की? सर, चैलेंज है अवेयरनेस का, बहुत बड़ा अवेयरनेस। और बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे की एज 16, 17, 18 साल की एज वो एकदम पीक पे होता है। एक तो उसको डिसीजन मेकिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आई कैन टेक माई ओन डिसीजन। यहाँ हम लोग 50-50 साल या फिर इतनी ज़्यादा उम्र के लोग भी डिसीजन लेने से पहले अपने 20 लोगों से सलाह करते हैं। तो एक 16-18 साल का बच्चा खुद एक लाइफ का डिसीजन कैसे ले लेगा? तो उसको प्रॉब्लम है अभी अवेयरनेस में, उसके पास कोई सोर्स नहीं है एक्सेसिबिलिटी का जो उसको सही गाइड कर पाए। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ें जो मुझे लगती हैं बच्चों को, कि एकेडमिक्स, पढ़ाई लिखाई तो सब कर लेंगे, स्किल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल कि हम ये एक वीडियो बना रहे हैं, इसको एडिट करने के लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत है। अब बाहर कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको वीडियो एडिटिंग का शौक़ है या फिर उसमें अपनी उनको महारत हासिल है? जी। स्किल डेवलपमेंट हर बच्चे को आनी चाहिए कि ये जो एकेडमिक सिलेबस है इसके अलावा मुझे ये स्किल आती हैं, और स्किल ही उस बच्चे को आगे लेके जाती है। तो हर बच्चे को ये स्किल सीखनी चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। रोहतक में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज्ञान जितना ज़्यादा हासिल किया जितना। दूसरा क्या है कि हम बच्चे को जो एकेडमिक सिलेबस है उसी में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी, कि बच्चों को मोटिवेट करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को। जब मैं आपके पास आया तो मैंने आपकी लाइब्रेरी देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं, क्योंकि जब तक जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने 100 साल का जिनका एक्सपीरियंस था उन्होंने 200-300 पन्नों में ही उसको समेट कर रख दिया है। तो अगर मैं उनके रत्ती बाल भर जितना भी उसमें से लेके अपने जीवन में जोड़ सकूं तो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मोबाइल खा गया ना आदतों को सर, पढ़ने की आदतें खा गया मोबाइल। इसी से मैं जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी जाता हूँ तो मैं लास्ट में एक बच्चों को ज़रूर बात बताता हूँ। और क्योंकि मैंने ऐसे सीन खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से हैंडल किया है, सोशल मीडिया वाला। आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और बच्चों को ऐसे लगता है अभी अवेयरनेस, वही अवेयरनेस वाली बात आ जाती है
कि मैंने तो कंबल ले रखा है अपने सर के ऊपर से और अंदर फ़ोन चला रहा हूँ, तो किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। लेकिन ये है नहीं, सबको सब कुछ दिखता है, सिर्फ वो आप नहीं देख पा रहे हैं जो कि दूसरे लोग देख पा रहे हैं। बच्चों को सर सोशल मीडिया या फिर कोई भी इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि मुझे कुछ अपराध करना है, फॉर एग्जांपल किसी भी कारण तरह का अपराध करना है, और मैंने एक प्रोफाइल देखी जो कि एक बहुत अच्छी देखने में प्रोफाइल थी, और वो प्रोफाइल थी श्रीलंका में। अब वहाँ के लोगों का और हमारे लोगों का रहन सहन, स्किन टोन, ये सब सेम मिलता है। हाँ, और बाकी तो लगभग सेम। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल हैं। वो लोग राष्ट्रपति भवन से कुर्सियां उठा के ले जा रहे थे, ऐसे ही अपने वाले भी कुर्सियां उठाएंगे जो मौका लेकर। तो वो तो है ही सर। मैं वो जब क्राउड जा रहा था ना उनकी कुर्सियां ले लेके, तो मैं सोच रहा था अगर भारत में ऐसी चीजें तो हमारे वाले भी ऐसे बिहेव करेंगे। तो ये है सर। अब सर मैंने वहाँ पे एक प्रोफाइल को टैप किया, एक लड़की की प्रोफाइल थी 18 साल की। वो लड़की सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऐसे खुद किया नहीं, लेकिन इस तरह की गतिविधि मैंने कुछ देखी हैं अपनी आँखों के सामने। अब वो मैंने टैप कर ली प्रोफाइल, मैंने उसके सारे फ़ोटो डाउनलोड कर लिए, सारे वीडियोस डाउनलोड कर लिए, और मैंने एक फेक प्रोफाइल बना दी। अब वो लड़की तो श्रीलंका से आके यहाँ कुछ बोलेगी नहीं मुझे, और ना उसके पेरेंट्स कुछ बिगाड़ सकते, और उनको क्या पता मेरे फ्रेंड लिस्ट में या सर्कल में या कॉन्टैक्ट्स में मैं मिलूंगा, वो प्रोफाइल भी दिखेगी नहीं। अब उस प्रोफाइल का और उन फोटोज़ का मैंने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है किसी भी कारणवश, जो भी मेरी इंटेंट है किसी भी तरह की, तो उसके लिए हार्मफुल होगी। तो ये तो यहाँ पे भी हो सकता है, जो हमारे बच्चे कहीं से भी हो सकता है। आजकल तो बच्चे सबसे ऑनलाइन गेम्स मतलब बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है ऑनलाइन गेम्स में, और पैसा लुटा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा ये एक इशू है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो यूथ्स हैं उनको जो सोशल मीडिया पे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स अपनी वो रखते हैं, तो उसको बहुत केयरफुली रखना चाहिए। और मेनली जो यंग गर्ल्स हैं स्पेसिफिकली, अगर मैं, वैसे तो आजकल कोई भी किसी भी तरह का शिकार हो सकता है, लेकिन मेनली यंग गर्ल्स हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं उसको चेक करें, किस तरह की फ़ोटोज़ आप शेयर कर रहे हैं, किस तरह की अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर। बढ़िया मेजर साहब, आप आए और आपने कितनी बढ़िया बातें बताई। मैं चाहूँगा कि आप कभी कभी ऐसे सेशन और भी अलग अलग विषयों पे आपसे रखे जाएं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। और किसी को अगर एसएसबी के संबंध में बात करनी है मेजर साहब से, तो आप बात कर सकते हैं। रोहतक में इनका इंस्टीट्यूट है, और जो एक्स सर्विसमैन लीग है उन लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया इस काम के लिए। और मुझे मेरी दूसरी मुलाकात है इनके बारे में, जो कर्नल देसवाल हैं उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए मैंने इनको स्पेशली बुलाया फ़ोन करके। तो आप लोग ज़रूर इनसे संपर्क कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। आपको सेकंड इनिंग के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दुआ करूंगा कि आप कम से कम अपनी ज़िंदगी में फ़ौज को 2000 ऑफिसर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शुक्रिया, नमस्कार।